इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और मैं आपको ज्योग्राफी वाला पोर्शन फिलहाल पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में हम लोग जो अभी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, संभवतः आप जान रहे हैं कि आपसे मेरा पहली बार परिचय हो रहा है नोटबुक आईएएस पे। तो पहला ही टॉपिक जो हम करेंगे वो है महासागरीय जल संचलन। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फैक्ट है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में और वनडे एग्जाम में, इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा, एक बार मैं टॉपिक लिख देता हूं। आप जान रहे हैं कि जैसे पहली क्लास है और ये 20 से टॉपिक हमने लिया हुआ है, लेकिन एक सीरीज में करेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 से ही टॉपिक ले लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। निश्चित तौर पर हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? महासागरीय जल संचलन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा। भौतिक भूगोल के बारे में, भौतिक भूगोल में कुछ टॉपिक आपको करा दिए गए हैं और बाकी कुछ टॉपिक मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा। स्टार्टिंग जो होगी वो हम लोग महासागरीय जल संचलन से करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में और वनडे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। हम टारगेट तीनों को करेंगे, लेकिन टारगेट थोड़ा ये होना चाहिए कि तीनों एग्जाम के अलावा भी अगर आपको कुछ चीज़ें मान लो अपने खुद से करनी है तो उसको भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, वनडे एग्जाम में खासकर जैसे अभी आरओ आ रहा है या फिर एसएससी वाले बच्चे हैं या फिर आप ये कहें कि जो और भी कई सारे स्टेट में एग्जाम होते रहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और खासकर अगर हम बात करें तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। महासागरीय जल संचलन कैसे होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसके क्या फैक्ट हैं। खासकर आप देखें तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और बाकी आप कहें कि फैक्चुअल डाटा आप जानते हैं वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो महासागरीय जल संचलन क्या होता है, कैसे इसको परिभाषित करना है, क्या इसके कंसेप्ट हैं, क्या इसके फैक्ट हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक अगर ओवरऑल व्यू बनाएं तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। दिख रहा होगा महासागरीय, एक सेकंड, आजकल बोर्ड स्टाइलिश हो गए तो हमें भी स्टाइलिश ही रहना चाहिए। अब ये क्या हुआ है, चलिए नहीं, ये देखो काम नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग इसी से काम चलाते हैं। काम नहीं, महासागरीय जल संचलन। थोड़ा कंसेप्ट समझ लो, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, फिर इसके बाद में हालांकि ब्रश होता है इसमें तो और अच्छा आपको इसमें राइटिंग, हालांकि राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी इतनी अच्छी है कि समझ सकते हैं आप। चलिए, तो मुख्यतः आप देखेंगे, मुख्यतः का मेन हमारा यही है कि तीन तरह से महासागरीय जल का संचलन होता है। एक तो आप जानते हैं तरंगे, ठीक है, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा है महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागरीय संभवतः दिखाई पड़ रहा होगा सबको, तरंगे। ठीक है, महासागरीय तरंगे।
अब इन तीनों के पीछे कंसेप्ट है, ध्यान रखना। कभी भी ये नहीं है कि भाई ये सारा चीजें कैसे हो रही, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में, भूगोल में जब भी हम किसी टॉपिक की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पे कोई ना कोई कंसेप्ट वो काम कर रहा होगा, ठीक है। तो जब भी हम महासागरीय जल संचलन की बात करें तो 3 तरह से ये संचलन होता है। संचलन का मतलब होता है बहाव। आप जानते हैं महासागरीय जल जो है वो ठहरा हुआ नहीं रहता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और वो 3 तरह से है, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। अब आप पूछेंगे कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या? निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तरंगे, ठीक है, इनके बारे में भी कॉन्सेप्ट काम करता है, ज्वार भाटा के बारे में भी कॉन्सेप्ट काम करता है, और महासागरीय धाराओं के बहने पर भी हमें कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है। सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। खासकर आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट जो है वो कॉमन रहता है, और वो कॉन्सेप्ट कॉमन कौन सा है? जैसे वायु की बात करें, इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है वायु, ठीक है। पवन की बात करते हैं, विंड की बात करते हैं, वो तीनों में काम करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तरंगों की जब भी हम बात करते हैं तो तरंगों को कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट काम करता है। आप लोग देखते होंगे कि भाई तरंगे आती हैं जाती हैं, आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि निश्चित तौर पर पानी एक छोर से दूसरी छोर पर जा रहा होगा। जल आप देखते होंगे तालाब में कभी कंकड़ मारते होंगे, या फिर आप कभी बीच पे गए होंगे तो देखते होंगे, नहीं हाँ, तो वो आपको भ्रम है, थोड़ा सा भ्रम है। क्योंकि जो तरंगे होती हैं, महासागरीय तरंगे हो या फिर आप तालाब में भी जो तरंगे होती हैं, वो कभी भी पानी को एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं ले जाती हैं। यही एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उसको आप ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है, तरंगे हमेशा एक ही जगह पर दोलन करती रहती हैं, ठीक है, एक ही जगह पर दोलन करती रहती हैं, ठीक है। कैसे? ऐसे जाएगा पानी, फिर ऐसे, ठीक है। तो क्या है, एक तरह से एक सर्कल जो है वो बनाती रहती है, और हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि पानी जो है वो बह रहा है, एक छोर से दूसरी तरफ, दूसरी छोर के ओर जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तरंगों में हमें एक तरह से आभास ऐसा होता है कि पानी एक छोर से दूसरी ओर जा रहा है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं। ये क्या करता रहता है? एक ही जगह पर दोलन करता रहता है। मैं आपको पीपीटी दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? विंड की वजह से, पवनों की वजह से, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें, दूसरा जो इसमें महासागरीय जल संचलन में हम लोग बात करेंगे वो कैसे, तो दूसरा यहाँ पे टाइप है ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा से निश्चित तौर पर पानी एक छोर से दूसरे छोर पर जाता है, इसमें भी कॉन्सेप्ट काम करेगा। और कब ज्वार भाटा आता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे विस्तार से, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और तीसरा है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं से भी पानी जो है एक छोर से दूसरे छोर पर जाता है। अब देखो होता क्या है, आपको तरंगों में लग रहा होगा कि पानी एक छोर से दूसरे छोर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है। होता क्या है, महासागरीय सतह का जो जल है वो एक छोर से दूसरे छोर जाते हुए प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं जो है, इनमें निश्चित तौर पर आप देखेंगे समुद्री तल से, आप सुनने की कोशिश करना, समझने की, समुद्री सतह नहीं है, जो जल वाली सतह वहां नहीं, समुद्री तल से ही पानी जो है एक छोर से दूसरे छोर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और वो एक्चुअली आप कह सकते हैं एक्चुअल फिनोमिना है इसमें, ठीक है। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए, तो तरंगों के बारे में हमने बात करी, ज्वार भाटा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और महासागरीय धाराओं के बारे में बात करेंगे। सबके पीछे कॉन्सेप्ट काम करता है, देखते हैं कैसे कैसे काम कर रहा है। चलिए आते हैं अपने, देखिए महासागर का कहां गए भाई? महासागर का जल कभी शांत नहीं रहता है, ठीक है। इसमें सदा हलचल होती रहती है, कभी भी शांत नहीं रहता है, हलचल होती रहती है। और हलचल से महासागरीय जल को गति प्राप्त होती है, जिससे जल का परिसंचरण होता रहता है। और ये गतियां मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की गतियों की वजह से ही आप देखेंगे ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, जो जल का संचलन है, वो होता रहता है। खासकर हम समुद्रों की बात करें, हमने बताया आपको महासागरीय तरंगे,
इसमें जो कॉन्सेप्ट काम करता है सीधे विंड का ही काम है, ठीक है, विंड का ही काम है, पवनों का काम है। ज्वार भाटा की बात करें तो यहां पे भी विंड काम करती है, लेकिन और भी कई सारे यहां पे कारक वो जिम्मेदार होते हैं ज्वार भाटा के लिए, टाइड्स के लिए। और तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तीसरी जो गति है जिसकी वजह से महासागरीय जल संचलन हो रहा है, वो है महासागरीय धाराएं, ओशन करंट की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। देखिए, कई बार आपने सोचा होगा कि क्या मास्टर साहब महासागरीय जल संचलन केवल क्षैतिज होता है क्या? नहीं, ऊर्ध्वाधर भी होता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर भी होता है। अब देखो, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की अगर बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैथ में भी पढ़ा होगा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्या होता है। तो क्षैतिज मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, क्षैतिज मतलब आप ये जो दिशा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जल जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो ये कैसा चल रहा है, क्षैतिज, ठीक है। अगर ये नीचे से ऊपर उठ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है। तो ध्यान रखना, महासागरीय जल जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसमें दोनों प्रकार इससे गति करता है, ठीक है, दोनों प्रकार से गति करता है। तो ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है। तो जब भी हम महासागरीय धाराओं की बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट इसको ध्यान रखना कि महासागरीय धाराएं जो हैं वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में या दोनों तरफ गति करती हुई प्रतीत होती हैं। और प्रतीत होती नहीं, एक्चुअल आप कह सकती है, हकीकत है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे लिखा हुआ भी है, महासागरीय जल में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। अब देखो, ये स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं चिपका दिया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे खासकर स्टेटमेंट ऐसे आजकल स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में तो खासकर ये पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में संभवतः नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से वनडे एग्जाम में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि क्या महासागरीय जल का संचलन केवल क्षैतिज होता है या केवल ऊर्ध्वाधर होता है, या फिर दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको वनडे एग्जाम भी जब आप तैयारी कर रहे हो तो इसको भी आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की गतियां यहाँ पे होती हैं। क्षैतिज गति से महासागरीय धाराएं तथा तरंगे, जबकि ऊर्ध्वाधर गति से ज्वार भाटा ये संबंधित होते हैं। अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है, अब देखो ये फैक्ट है, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया कि महासागरीय जल जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से गति करता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल यही है कि महासागरीय जो धाराएं होती हैं, इधर देखें आप, ये जो दोनों है इनमें हमें क्षैतिज संचलन दिखाई पड़ता है। क्षैतिज मतलब इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे क्षैतिज। लेकिन हाँ, ज्वार भाटा की बात करें तो ज्वार भाटा में आप देखेंगे बहुत ऊंची तरंगे, अर्थात जो महासागरीय जल है वो ऊपर उठता है, अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है। कैसे उठता है? ऐसे चलेगा, ठीक है, ओके। कैसे चलेगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे उठेगा। तो ज्वार भाटा में ये जो महासागरीय जल है ये ऊर्ध्वाधर, और महासागरीय तरंगों और धाराओं में ये महासागरीय जल क्षैतिज दिशा में या क्षैतिज संचलन करता है। इतना सा आपको कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बाकी सारे मुद्दे आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। अब देखो, खास तौर पर हम लोग पहले जो है इशू पे बात करेंगे वो है महासागरीय तरंगे। तरंगों में कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि इसमें केवल जो है पवने वो काम करते हैं, ठीक है, पवने जो है वो काम करते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया हुआ है कि महासागरीय तरंगे जो हैं उनका पानी जो है आपको प्रतीत जरूर ऐसा होता है, आभास ऐसा होता होगा कि भैया ये जो है पानी एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। समझिए, महासागरीय तरंगे जो हैं, तरंगे महासागरीय सतह की दोलायमान गति है। कैसे कर रही हैं? ऑसिलेटिंग है, ठीक है, ऑसिलेशन समझते ना,
दोलन करना, ऐसे 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 ऐसे, कैसे घूमते रहना, ऐसे इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, ऐसे। तो ये दोलन कर रहा है। इसमें होता क्या है, इसमें महासागरीय जल स्तर नीचा या ऊंचा होता रहता है, परंतु अपने स्थान से बहकर अन्य स्थान पर नहीं जाता है। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। जैसे आपने देखा इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि कह रहा है कि यदि कोई तैरने वाली वस्तु जैसे लकड़ी का टुकड़ा या गेंद जल स्तर पर फेंक दी जाए तो वह अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे या आगे पीछे होती रहेगी, जबकि तरंगे आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं। क्या बोला, आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सतह के जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही, मतलब बहुत मुश्किल से नगण्य स्थिति है जब ये तरंगे महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को प्रभावित कर रहे हो। ऐसा होता नहीं है, केवल क्या होता है, बस ऊपर ऊपर दिखावा है, क्या एक छलावा है आप, ठीक है, केवल एक छलावा है। तो महासागरीय तरंगे दोलायमान गति करती हैं, ठीक है, कैसे हैं, दोलन करती हुई हमें दिखाई पड़ती हैं। इनका जल जो है वो कभी भी आप देखेंगे एक छोर से दूसरे छोर हमें जाता तो प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। और ये गहरे महासागरों को, गहरे तल के जो स्थिर जल है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जैसे आपने देखा होगा बच्चे की, जैसे आप जब कभी गांव में तालाब के पास में आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, और आपकी गेंद जो है वो पानी में चली गई, तो होता है ना कई बार कि जब भी उस पे कंकड़ मारो या गेंद चली जाए तो क्या है, उसमें तमाम सारी तरंगे ऐसे वेव जो है वो एक तरह से, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं गेंद आ रही है, लेकिन वो क्या करती है, गेंद वहीं पे घूमती रहती है, गेंद जो है वहीं पे घूमती रहती है, आती नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही समझना है कि वो जो आपको दिखाई पड़ रहा था तालाब में जब आपने गेंद को निकाल रहे थे, तो निश्चित तौर पर गेंद वो ना तो किनारे पे आ रही थी और ना ही वो डूब रही थी, ठीक है, वहीं पे क्या कर रही थी, घूम रही थी लगातार, ठीक है, उछल रही थी फिर नीचे जा रही थी। तो बिल्कुल यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई महासागरीय जल स्तर जो है वो ऊंचा या नीचा होता रहता है, अर्थात ये अपने स्थान से एक दिशा से दूसरी दिशा में कभी भी ये बहकर नहीं जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए बाकी इसमें बहुत सारा कुछ तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, हालांकि इसमें हमने डायग्राम लगा रखा हुआ है जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। देखो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है पूरा का पूरा फेनोमेना, देख रहे हैं, घूम रही है वहीं पे, नीचे जा रही है। हम आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये जल है, ये संचलन जो हो रहा है ये तरंगों के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है, देखो घूम रहा है वहीं पे जल, ऐसे घूम रहा है, नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो बिल्कुल ये ऐसे यहाँ पे काम कर रहा है। इसमें क्या क्या काम करता है, देखिए, तरंगे मुख्यतः जो है पवन के दबाव तथा घर्षण के कारण बनती हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि बिल्कुल इसमें सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि केवल पवनों की वजह से, या आप कह सकते हैं जो विंड है उसकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और बाकी संभवतः कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसकी वजह से तरंगे वो उत्पन्न हो रही हूं। तो केवल विंड की बात की गई है और मुख्यतः पवन की बात की गई है, और पवन के दबाव और घर्षण, ये आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तरंगे क्यों उत्पन्न हो रही, तो ध्यान रखें, बता दीजिए आप आसानी से उसको कि क्या बता सकते हैं, पवनों की दबाव और घर्षण की वजह से ये जो तरंगे हैं उत्पन्न होती हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि तरंगों का जो आकार है और बल, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अब स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। होता क्या ना, कई बार आप देखेंगे कि रीजन से पूछ दिया जाता है, जैसे कारकों के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई कारक क्या है वो बताओ,
ठीक है, कारक क्या है उसको बताओ। तो मुख्यतः आप देखेंगे महासागरीय तरंगों को लेकर ये थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जैसे पवन की गति, पवन के बहने की अवधि क्या है और पवन के निर्विघ्न बहने की दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये तीन जो कारक हैं वो तरंगों को प्रभावित करते हैं, और वो भी कैसे, वो जो कारक हैं केवल और केवल विंड से संबंधित है, पवन से संबंधित है। तो यहाँ पे तीन जो कारक हैं, फैक्टर हैं, जैसे पवन की गति है, दूसरा पवन के बहने की अवधि मतलब कितनी देर तक चल रही है, अवधि मतलब कितने समय तक चल रही है, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे पवन के निर्विघ्न बहने की दूरी मतलब बिना रुकावट के कितनी दूर तक जा रही है, ठीक है। तो तरंगों का उत्पन्न होना विंड के घर्षण और दबाव पर निर्भर करता है। बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हाँ तरंगे जो है वो केवल पवन पर डिपेंड है, पवन के घर्षण और दबाव पर डिपेंड है, ठीक है। कहा जाता है कि जहां भी पवनें तीव्र गति से लंबी अवधि तक एक ही दिशा में चलती हैं, जल गहरा है और अधा स्थल गति में बाधा नहीं डालता है, तरंगे निर्विघ्न बनती हैं और बहती रहती है। obvious सी बात है, अगर कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर पवनें जो हैं वो ये तरंगे जो हैं वो हमेशा गतिमान रहती हैं, ठीक है, तरंगे हमेशा गतिमान रहती हैं। तो ये थोड़ी सी बातें यहाँ पे थी, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, ये कॉन्सेप्ट था, हमने आपको बता दिएगा। अर्थात आप कॉन्सेप्ट तो छोड़ दीजिए, इसको आप कारक के तौर पर देखेंगे, ठीक है, कारक के तौर पर इसको देखेंगे। बात समझ आ गई? तो हमने क्या क्या पढ़ा तरंगों में, तरंगे क्यों उत्पन्न होती हैं, तरंगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और कारक हमने देखा एक ही है, फैक्टर अगर बात करें तो विंड है। और इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये देखा कि भैया हमें आभास ऐसा होता है कि तरंगे जो है एक छोर से दूसरे छोर पानी लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह दोलायमान होती रहती है, दोलन करती हुई है, और पानी हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, और ये अपने जगह से हिलती तक नहीं है, ठीक है। केवल पवन की भूमिका है इसमें, पवन की भूमिका है। चलिए इसके बाद में एक इसमें चीज हमने फैक्ट या कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि ये जो संचलन होता है क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर नहीं होता है। मतलब तरंगे कभी ऐसी नहीं होंगी कि एकदम से उठ रही हो, ठीक है, तरंगे उठती नहीं है। कैसी होती है? ऐसे चलती रहती है, ठीक है। बहना, उठना अलग है, बहना अलग है, ठीक है। तो बहना मतलब क्षैतिज दिशा में इनका संचलन होता है, ठीक है, अर्थात ऊर्ध्वाधर नहीं होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। इसके बारे में सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी। चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। ये आप लोग देख लेना एक बार, ये आप लोग एक बार देख लेना, खासकर बहुत ज्यादा काम का नहीं है। तरंगों शब्द तरंग संबंधी शब्दावलियां कौन सी हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार। कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, जब मास्टर पढ़ा रहा हो तो आप सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लें। तो शब्दावलियां एक बार देख लो। प्रत्येक तरंग के दो भाग होते हैं, एक भाग ऊपर उठा हुआ होता है जिसे बोलते हैं तरंग श्रृंग, अर्थात इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जब उठा हुआ भाग होता है, कैसे उठ रहा होगा, ऐसे जैसे मैं दिखाया भी होगा आपको, देखिए ये उठा हुआ भाग है, ऐसे उठ रहा है, ये क्रेस्ट है, ठीक है। और जब ये नीचे जाती होंगी आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे, अच्छा, दूसरा जो है जो भाग नीचे धसा हुआ होता है जिसे हम लोग तरंग गर्त बोलते, क्या बोलते हैं, ठीक है, थ्रो, थ्रो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ट्रफ आप कह सकते हैं, ट्रफ, ठीक है, ट्रफ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ की बात कर रहे हैं यहां पे। तो यहां पे आप देखिए शब्दावलियों की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा उठा हुआ है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रेस्ट बोल रहे हैं। और जो नीचे धसा हुआ, जैसे ये देखो, अगर यहां से देखें, यहां से ज्यादा समझ में आएगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है, अर्थात तरंग गर्त बोलते हैं इसको। तो उठा हुआ हिस्सा तरंग श्रृंग है, और दूसरा यहाँ पे जो नीचे धसा हुआ हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, तरंग गर्त बोलते हैं या ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर हो गया, दिखा दिया आपने डायग्राम से भी। अच्छा, जो भी मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है हर एक में कोई ना कोई डायग्राम आपको जरूर देखने को मिलेगा। डायग्राम इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप समझने की प्रक्रिया में होते हैं
तो डायग्राम से ज्यादा ठीक समझ में आता है, ठीक है, डायग्राम से ज्यादा ठीक समझ में आता है। और दूसरी बात, फिर आप किसी को दूसरे को बता भी सकते हैं कि मास्टर ने हमको ऐसे ऐसे कुछ चीजें बताई हुई थी, ठीक है, मास्टर ने हमको कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई हुई थी। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी पूरी डायग्राम पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए एक चीज और यहाँ पे देखें, फिर इसके बाद में हम लोग ज्वार भाटा की बात करेंगे, ठीक है। एक चीज और देख लें, दो तरंग सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इसकी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। जो बीच का हिस्सा रहता है इसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। ये देख रहे हैं लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब भी हम किसी चीज को पढ़े तो उसका कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों आपको पता होना चाहिए। जैसे तरंगों के बारे में हमने देखा कॉन्सेप्ट कि भाई पवन काम करते हैं, इसमें जो दो शब्दावलियां आई कि भाई जो जो भाग पवन का ऊपर उठ रहा है, सॉरी तरंगों का ऊपर उठ रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग सुरंग बोलते हैं। और दो जो भाग नीचे जा रहा है अर्थात जो धंसा हुआ भाग है उसको हम लोग तरंग गर्त बोलते हैं। अब इसी में हमने तरंग दैर्ध्य की भी बात कर ली। तरंग दैर्ध्य की मतलब दो तरंग सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, ठीक है। हालांकि ये कोई साइंस की या कह सकते हैं कि फिजिक्स क्लास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी ज्योग्राफी में जो साइंस से मिलती जुलती होंगी, ठीक है, मिलती जुलती होती हैं। चलिए बाकी आप लोग सारी चीजें देख लेना, जैसे और भी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। हम लोग बात कर, देखो तरंग काल क्या होता है, तरंग काल ये देख लो एक बार, दिख रहा होगा इतना नीचे, दिख रहा होगा नीचे, ठीक, हाँ। एक चीज और देख लो इसमें, एक चीज देखो, किसी निश्चित स्थान पर दो तरंगों के गुजरने की अवधि को तरंग काल, वेव पीरियड कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप जो फैक्ट है इसको ध्यान रखना। क्या कह रहा है, किसी निश्चित स्थान पर दो तरंगों के गुजरने की अवधि को, दो तरंगों के गुजरने की अवधि को तरंग काल कहा जाता है। तो जहां से भी दो तरंगे एक निश्चित स्थान से कहीं किसी भी निश्चित स्थान की बात कर सकते हैं, अगर दो तरंगे गुजर रही होंगी और उस गुजरने में जो अवधि अर्थात जो समय लग रहा होगा, भाई कितनी देर में हो रही है, ठीक है, कितनी देर में आ रही है या आप कह सकते हैं गुजर रही हैं, तो इस अवधि को तरंग काल कहा जाता है। बाकी आप एक तरंग आयाम भी देख लेना, हमने दिया हुआ यहाँ पे। आवृत्ति आप यहाँ पे देखना, तरंग आवृत्ति क्या होती है इसके बारे में बात की हुई है। तरंग की ऊंचाई, ठीक है, तरंग की ऊंचाई, वेव हाइट, ये क्या है, तो हाइट मतलब क्या होता है, हम जब भी ऊर्ध्वाधर नाप करते हैं या मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम माप रहे होंगे इसके बारे में, तरंगों को हम क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर जब मापते हैं इसको, ठीक है, हाँ, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, तरंग की ऊंचाई बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तरंग संबंधी शब्दावलियां कौन कौन सी हैं, चलिए एक चीज और देख लेते हैं, ज्वार भाटा। बड़ा ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिक्टेट करके छोड़ दूंगा। ज्वार भाटा क्या है, जैसे ज्वार भाटा के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, पहली बात पढ़ी थी कि ज्वार भाटा जो है वो क्षैतिज संचलन में इसका कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। तो ज्वार भाटा हमेशा जब आते हैं तो कैसे रहेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में। देखे ये टाइड, जैसे आपने टाइड वो देखा होगा, निर्मा, टाइड निर्मा आता है ना, तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही छपा हुआ है, हाँ, टाइड मतलब होता है ज्वार भाटा, ठीक है। कहाँ गए भाई, तो आप जब भी आप उसको देखते होंगे निर्मा वाली पैकेट, तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होगा टाइड वाला, हाँ, तो बिल्कुल वही टाइड है। ये कैसे, देखो तरंग इधर आ रही है, पानी आ रहा है, ये समुद्री सतह से पानी आ रहा है और उठ रहा है, एक ऊंचाई में जा रहा है। कैसा जा रहा है, क्षैतिज नहीं कर रहा है संचलन, आप देख पा रहे होंगे, सीधे निकल नहीं पा रहा है। क्या कर रहा है, जब ये समुद्र तट से टकराता है तो ये इसमें हाइट प्राप्त करता है। कैसा संचलन हो रहा है इसमें, ऊर्ध्वाधर हो रहा है, ठीक है, कैसा हो रहा है, ऊर्ध्वाधर हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है, हाँ, ये कैसा कर रहा है, ऊर्ध्वाधर हो रहा है यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ था कि तरंगों और जो महासागरीय जलधाराएं हैं उनसे अलग ज्वार भाटा ये
हमेशा आप देखेंगे ऊर्ध्वाधर गति करता है, ठीक है। जो जल होता है इसमें ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर उठता है। देखिए एक बार, समुद्र का जल स्तर सदा एक सा नहीं रहता है, यह नियमित रूप से दिन में 2 बार उठता है तथा नीचे गिरता है, ठीक है। 2 बार उठता है और 2 बार, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में नियमित रूप से, कैसे नियमित रूप से 2 बार उठता है और ये 2 बार गिरता है। तो जब उठ रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वार, ठीक है। जब समुद्र का पानी उठ रहा होगा तब उसको क्या बोलते हैं, ज्वार। और जब पानी नीचे गिर रहा होगा अर्थात वापस आ रहा होगा अपनी स्थिति में, तब इसको हम लोग बोलते हैं भाटा। तो यहां से क्या हो गया, ज्वार भाटा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, नहीं, ज्वार भाटा के लोग जानते होंगे, ज्वार भाटा टाइट, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। तो नियमित रूप से अर्थात 24 घंटे में 2 बार जब समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है या जल ऊपर उठता है नीचे गिरता है, तो इसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। अच्छा, एक जगह और है, आप देखेंगे जब भी हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के आसपास जो एरिया है, संभवतः मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, वहां पे एक अपवाद है। वहां पे अपवाद ये है कि जैसे ये जो कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं कि भाई जो समुद्री जल है 24 घंटे में नियमित रूप से दिन में 2 बार उठता है तथा नीचे उतरता है, लेकिन कहा यह जाता है कि एक ऐसा अपवाद है, संभवतः ब्रिटेन के आसपास जो है उत्तरी सागर, ठीक है, नॉर्थ सागर जो उसका आसपास वाला एरिया है, वहां पे कोई खाड़ी है, अटलांटिक सागर से लगा हुआ हिस्सा जो है, ठीक है, इधर वाला हिस्सा, ठीक है। तो वहां पे कहा जाता है कि ये अपवाद स्वरूप दिन में यहां पे 2 नहीं है, 4 बार ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक है, 4 बार ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये हालांकि पूछा गया क्वेश्चन है, अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो ऐसी जगह है जहां पे ये जो नियम है ये काम नहीं करता है, ठीक है। और जब जहां पे नियमित रूप से चीजें हो रही हो और नियम काम नहीं करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपवाद बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। तो वो एक ऐसी जगह है जहां पे दिन में अर्थात 24 घंटे में पानी जो है 4 बार ऊपर उठता है और 4 बार नीचे गिर जाता है। बाकी और जगह कहीं नहीं होता है, पूरे विश्व में बाकी और जगह, और आप देखें कहीं पे भी ऐसी घटना हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये अपने आप में अपवाद है। चलिए, तो ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को हम लोग भाटा कहते हैं। अब यहां से यूपीएससी स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम में बहुत भर भर के क्वेश्चन, अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे, आप कभी भी उठा देख लीजिए, ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट जो है वहां से क्वेश्चन पूछता है कि क्यों ऐसा होता है, कब होता है। इसके बाद में पूछता है कि कौन कौन से वो कारक जिम्मेदार हैं जो ज्वार भाटा लाते हैं, ठीक है। कब ज्वार उच्च ज्वार आता है, कब निम्न ज्वार आता है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट जो है ये आपको नीट एंड क्लियर होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। हालांकि उतना बड़ा नहीं है, जिस हिसाब से यूपीएससी स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आप कह सकते हैं बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको हम लोग कल करेंगे, ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके क्या क्या कारण है और कहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। संभवतः जब सिर्फ सिलेबस चेंज हुआ यूपीएससी ने 2 या 3 बार क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है, ठीक है। स्टेट पीसीएस में लगातार पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग कल पढ़ेंगे, ज्वार भाटा, और इसके बाद में महासागरीय जो धाराएं हैं वहां पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है वो यूपीएससी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में संभवतः आप जब भी देखेंगे तो गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। संभवतः आप देखेंगे कि स्टेट पीसीएस में भी ऐसी चीजें पूछी जाती, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बहुत कम, लेकिन यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड महासागरीय धाराओं के बारे में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा गया है और फिर से रिपीट करेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ये 2 चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। 2 चीजें कौन कौन सी हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, तो ये जो है हम लोग कल देखेंगे। यहाँ पे ये इधर ज्वार भाटा और ओशन करंट्स की बात हम लोग कल करेंगे, ठीक है। महासागरीय धाराओं की बात हम लोग कल करने वाले हैं। ओके, थैंक्स।
तो संभवतः हमने देखा हुआ है महासागरीय जल संचरण, उसमें हमने तरंगों की बात की हुई है, ज्वार भाटा के बारे में थोड़ी सी चर्चा की हुई है। तो हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन एक थोड़ी सी जरूरी सूचना है, नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल, इसको ऐप को इंस्टॉल करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे, ये 2 मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। कई सारे प्रोग्राम जो है नोटबुक आईएएस चलाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज श्रृंखला जो है वो चलती है, और यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के लिए डेली बेसिस पे यहाँ पे टेस्ट होते हैं, उत्तर लेखन होता है। तो आप इस पे इसका टेलीग्राम भी ज्वाइन करें और यूट्यूब, ये सारी चीजें आप इसको कंप्लीट करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।